नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। मेरे साथ हैं ओमकार चौधरी जी, जो हमको बताएँगे देश के अंदर पॉलिटिक्स में क्या-क्या चल रहा है। अन्नामलाई से लेकर कॉकरोच जनता पार्टी और ममता बनर्जी की भी कुछ करतूतों के बारे में आज हम बात करेंगे। पहले तो सर प्रणाम, नमस्कार, वेलकम। बहुत धन्यवाद याद करने के लिए आदि जी, और आपके सभी दर्शकों को भी नमस्कार। थैंक यू सर। सर जी, ये अन्नामलाई ने आज बीजेपी छोड़ दी है। तो मतलब कहा तो ये जा रहा है कि बहुत बड़ा लॉस है बीजेपी को। मैं उनकी परफॉर्मेंस देख रहा था सर। उन्होंने एक इलेक्शन में कुछ करा, लोकसभा के अंदर उनका परफॉर्मेंस ज़्यादा कुछ अच्छा था नहीं। बट वो एक इलेक्शन में 11% वोट लेके आए। अब लोग बोलते हैं वो लेके आए, मैं बोलता हूँ वो प्लस बीजेपी लेके आए। और इस बारी जैसे उनको बोला गया था, जैसे वो खुद ही बोलते हैं कि भैया हमको इलेक्शन ड्यूटी पे डाला था, बट इलेक्शन में उनका कुछ इतना दिखा नहीं कि कोई रैली करी हो या कुछ करा हो। मेरे को समझ में नहीं आया सर, अभी किस तरह से इस चीज़ को समझा जाए कि क्या ये किसके लिए अच्छा है, किसके लिए बुरा है, क्या हुआ है ये? देखिए, बीजेपी नेतृत्व उनको एक एसेट तो मान रही थी। जितना सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह उनको देकर के चल रहे थे, मुझे तो याद पड़ता नहीं कि अलग-अलग राज्यों में किसी लीडरशिप को इतना फेथ करके और जिस तरीके से मंच पर बैठ कर के एक बार प्रधानमंत्री ने उनकी पीठ थपथपाई थी, उनको शाबाशी दी थी। इसका मतलब ये था कि उन पर भरोसा था, टॉप लीडरशिप का भरोसा था। उनको सम्मान दे करके, उनको एक विशेष स्थान दे करके पार्टी में, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था उनको। लेकिन जैसा आप कह रहे हैं कि जो अपेक्षाएँ थी, वो अपेक्षाएँ फुलफिल नहीं हुई। 2024 में तो उनको टिकट भी दिया गया था लोकसभा का, तो वो सीट नहीं निकाल पाए। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की या भारतीय जनता पार्टी की नीतियों की या ऐसी कौन-सी गलती या त्रुटि रह गई थी कि जिसकी वजह से आप कामयाब नहीं हुए? अगर 1-2 संगठन के भीतर से स्वर उठ भी रहे थे, तो हमने एक प्रोग्राम में देखा था कि अमित शाह ने उनको मंच पर बुला कर के दिशा निर्देश जारी कर दिए थे कि अन्नामलाई ही यहाँ लीडर हैं और उनके खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। जब टॉप नेतृत्व आपको इतना रिगार्ड पे कर रहा था, तो मुझे लगता है कि ये जो कह रहे थे कि मैं बोझ बन करके नहीं रहना चाहता, मेरे विचार नहीं मिल रहे हैं टॉप लीडरशिप से, या जो रीजनल एस्पिरेशंस हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी एक नेशनल पार्टी होने के नाते फुलफिल नहीं कर पा रही है। ये सारी चीज़ें अभी याद आ रही हैं। ये सब चीज़ें तो पहले भी होंगी अगर, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से सेंटिमेंट्स को टच करते हैं हमेशा, विदेशों में भी जाते रहे हैं, तो तमिल जो पोएट्स हैं, उनकी कविताएँ वो वहाँ सुनाते रहे हैं। सेंगोल को जिस तरीके से उन्होंने सम्मान दिया और लोकसभा स्पीकर की चेयर के बगल में उसको स्थापित करवाया, या जिस तरीके से रामेश्वरम से लेकर के तमाम दूसरी जगहों पर भगवान राम मंदिर के लोकार्पण से ठीक पहले उन्होंने जितना दक्षिण को और ख़ास तौर से तमिलनाडु, केरल को सम्मान दिया, ये तो अपने आप में अभूतपूर्व है। तो ये सब अगर आपको लगता है कि भई एक कल-परसों का लड़का विजय रातों-रात परिवर्तन का वाहक बन गया और वो वहाँ चीफ मिनिस्टर बन कर के बैठ गया है और मेरे लिए भी असीम संभावनाएँ वहाँ पर हैं, तो फिर इसका कोई कुछ कर नहीं सकता। तो फिर बहाना बनाने की ज़रूरत नहीं है। एक ग्रेसफुल बात क्या हुई है कि कसीदगी दिखाई नहीं दी उनके रेजिग्नेशन को एक्सेप्ट करने तक। उसके बाद जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह की या बयान जारी किया,
या जो कारण गिनाए, उसमें कुछ पॉइंट ऐसे थे जिसका जवाब वहां के प्रदेश अध्यक्ष नागेंद्र को देने पड़े। वरना आमतौर पर एक ग्रेसफुली, सम्मान पूर्वक वो दिल्ली आए, उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की और आज उनका इस्तीफा स्वीकार करने का ऐलान कर दिया बीजेपी ने। तो उसके बाद अब वो जो भी बहाने बनाए, सच्चाई तो ये है कि जितनी ऊर्जा इनमें देखी गई थी, जितनी संभावना इनमें देखी गई थी, जितनी अपेक्षाएं इनसे की गई थी, उतनी अपेक्षाएं ये पूरी करने में कामयाब रहे, वैसा परफॉर्मेंस करने में कामयाब रहे। और जब से इनको अध्यक्ष पद से हटा करके एक दूसरे व्यक्ति को उस पद पर लाया गया है, तब से मुझे लगता है कि ये निष्क्रिय भी हो गए और इन्होंने उस तरीके से काम नहीं किया जैसा ये प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर थोड़ा बहुत करते हुए दिखाई दे रहे थे। सर, एक किसी देखिए मेरा अब मैं इतना बीजेपी की पॉलिटिक्स को समझते हैं, बट बीजेपी का जो संगठन है, उसमें मैंने एक चीज़ तो देखी है, 10-15 साल तो आपको लगाने पड़ते हैं। जहाँ आपको कहीं पे छुआ जाने से पहले 10-15 साल आपको लगाने पड़ते हैं, आपको ज़मीन पे काम करना पड़ता है, आपको पूरा अपना काडर खड़ा करना पड़ता है, आपको सब कुछ करना पड़ता है ज़मीन पे, सोशल मीडिया पे नहीं। तो ये आपको ये दिखता है कि इन्होंने इतना समय लगाया है इस पूरे खेल के अंदर, क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी जो चीज़ है, अगर ऊपर वाले साहब को देखें, वो तो उन्होंने तो 20 साल लगा दिए पूरा देश घूमने में। अमित शाह साहब साथ में बैठे होते थे, ये दोनों कभी गाड़ी में, कभी स्कूटर पे, कभी किधर, कभी किधर। क्या-क्या मतलब इनकी तो स्टोरीज़ बहुत सारी बाहर हैं। अब वो जो पॉलिटिक्स में आजकल लोग हैं, उन चीज़ों के बारे में बात नहीं करते हैं, बट सबको पता होना चाहिए कि मोदी साहब ने आई मीन वो और अमित शाह कितने साल 5, 7 साल, 10 साल तो उन्होंने लगाए इकट्ठे घूमते-घूमते पूरे देश के अंदर इधर-उधर, इधर-उधर, इधर-उधर। कहीं न कहीं पता नहीं, मेरे को बहुत पसंद है अन्नामलाई, जिनका जितना बड़ा स्ट्रेट थॉट, स्ट्रेट थिंकिंग, दिस थिंग। बट पॉलिटिक्स में आने के लिए सर, कम से कम 1000 डेढ़ हज़ार करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है आपको, एक पार्टी खड़ी करने के लिए। एक सोशल मूवमेंट जो आप बोल रहे हो बनाने के लिए। कौन पैसे दे रहा है सर इनको? नहीं, नहीं, वो भी निवेश करने को तैयार है भारतीय जनता पार्टी, अगर आप में संयम हो, जिजीविषा हो, अनुशासन की तो कोई कमी नहीं है। आईपीएस ऑफिसर रहे हैं, ईमानदार ऑफिसर रहे हैं और एक जिसको हम कहते हैं कि युवाओं के लिए एक प्रेरणा का पुंज भी अन्नामलाई रहे हैं, एब्सोल्युटली, कोई दो राय नहीं। एब्सोल्युटली। हुँ। वो कमी नहीं है, बात ये है कि संयम है या नहीं। मुझे कुछ उदाहरण याद आ रहे हैं, कुछ किस्से याद आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हुआ करते थे, तो उस समय हरियाणा पिछलगू पार्टी के रूप में जाना जाता था। भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा में कभी देवीलाल की पिछलगू होती थी, कभी ओम प्रकाश चौटाला की रही, कभी बंसीलाल की रही, कभी भजन लाल की रही। अलग-अलग पॉलिटिकल पार्टियों की एक तरीके से वो सहयोगी रही और उसको हरियाणा में कभी भी 10% या 11% से अधिक वोट शेयर कभी नहीं मिला और हुँ। मैक्सिमम सीटें हरियाणा में उस दौर में 17 थी, जब सुषमा स्वराज वगैरह वहाँ लीडर हुआ करती थी और देवीलाल की सरकार में वो मंत्री भी बनाई गई थी एक दौर में। तो सचिव के तौर पर नरेंद्र मोदी उस समय हरियाणा में भी खूब आया जाया करते थे संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए, समन्वय करने के लिए जिन दलों के साथ उसका गठबंधन था। हिमाचल में भी वो खूब जाते थे, पंजाब में जाते थे। ये 3 स्टेट उत्तर भारत के ऐसे थे जहां नरेंद्र मोदी ने बड़ी मेहनत की थी, सचिव के तौर पर। रोहतक में इनका एक ऑफिस है, बीजेपी का, बहुत पहले से है और सभी पॉलिटिकल पार्टियों के प्रदेश ऑफिस रोहतक में ही हैं। रोहतक में मैं भी 16 साल एक अखबार का संपादक रह कर के आया हूँ। इनके रोहतक दफ्तर में एक पियोन कम रसोइया दीपक, जो नेपाल का मूलतः है, निवासी है, वो तैनात था।
नरेंद्र मोदी दिन भर अलग-अलग जिलों में संपर्क करने के बाद रात को करीब 11 बजे के आसपास जब प्रदेश कार्यालय पहुंचे, तो उन्होंने तब तक कुछ खाया नहीं था, यानी डिनर के नाम पर कुछ नहीं लिया था। तो उन्होंने दीपक से पूछा कि भाई खाने को कुछ है? उन्होंने कहा कि साहब 2 रोटी तो रखी हैं, सब्जी कुछ नहीं है और चाय बन जाएगी। तो मोदी ने कहा कि यार ये अचार के डब्बे हैं, ज़रा ये दिखाओ। तो वो देखे तो उनमें अचार के नाम पर भी ना के बराबर ही कुछ पड़ा हुआ था। वो जो मसाला सा बच जाता है कई बार, बस उतना पड़ा था। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि बस इससे काम चल जाएगा। चाय बनी, 2 रोटी उस अचार के बचे हुए मसाले के साथ नरेंद्र मोदी ने बैठ करके बड़े प्यार से खाई और फिर सो गए। ये होते हैं संघर्ष, पार्टी को खड़ा करना। और उसके बाद 2013-14 में जब नरेंद्र मोदी की आंधी चल रही थी देश में, तब हरियाणा में भी अक्टूबर में जब विधानसभा के चुनाव हुए, तो इंडिपेंडेंटली 47 सीटें बीजेपी की अकेले की आई 90 में से, और पहली बार हरियाणा में बीजेपी की अपनी सरकार और अपना मुख्यमंत्री बना। अलग अलग राज्यों में आपको कितना इंतजार करना पड़ता है और कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये उन तमाम महत्वाकांक्षियों के लिए एक उदाहरण हो सकते हैं कि इन लोगों ने किस तरीके से संघर्ष करके आधी अधूरी रोटी खा करके पेट भरा कि नहीं भरा है, स्वादिष्ट सब्जी मिली है कि नहीं मिली है, बस जैसा मिला वैसा खाया, कोई शिकायत नहीं, किसी से भी नहीं, और सो गए आराम से। फिर बाद में जब प्रधानमंत्री बने और सांपला में, जो रोहतक से करीब 22 किलोमीटर है, नरेंद्र मोदी की एक जनसभा चल रही थी। तो उन्होंने मंच पर जो मौजूद थे प्रदेश के नेता, उनसे पूछा कि दीपक आया है क्या? तो उन्होंने कहा कि नहीं साहब, दीपक तो नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि बुलवाओ। 22 किलोमीटर पे था, वहां उसको मैसेज भेजा गया कि मोदी जी याद कर रहे हैं। उसको तो यकीन नहीं हुआ, वो तो जहाज बन करके वहां से उड़ा और पहुंच गया आधे घंटे के भीतर, जब तक रैली खत्म नहीं हुई। मंच पर बुलाया उस लड़के को, गले से लिपटा लिया और फिर माइक पर जाकर के बताया कि ये दीपक हमारे संघर्ष का साथी है। वो किस्सा साझा किया बाकी लोगों से, और बाद में मैंने भी दीपक का इंटरव्यू किया था अपने अखबार के लिए। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको बड़ा लीडर बनाती हैं और आपको तपा देती हैं। हर तरह की स्थितियों परिस्थितियों में सीधा खड़ा रह करके, और एक विश्वास भी होता है अपने ऊपर भी, संगठन के ऊपर भी, अपने कार्यकर्ताओं के ऊपर भी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी जल्दबाजी कर गए, या कुछ हद से ज्यादा महत्वाकांक्षी निकले अन्नामलाई। सर मुझे ये बताइए कि जिस तरह से अगर आप देखें जो महत्वाकांक्षा तो अच्छा है, बढ़िया है, सबकी होनी चाहिए, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। और कहते हैं ना कि महत्वाकांक्षा के बिना आप बढ़ नहीं सकते, ठीक है? तो वो बहुत बढ़िया है, मेरे को अच्छा भी लगता है कि भैया ब बंदे को बढ़ना है और सब कुछ करना है और उनको जल्दी है और फटाफट उनको करना है। बट एक चीज़ जो कहा उन्होंने कि भई जो बीजेपी की और जो नेशनल लीडरशिप है, उसको यहाँ के लोगों की भाषा नहीं समझ में आती। भाषा एक्चुअल भाषा नहीं है, बट भाषा है कि जो मतलब वो बोल रहे हैं, वो यहाँ पर बैठता नहीं है। तो ये कहना अभी मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि आप ये आपकी इतनी अच्छी मोदी साहब के साथ रिलेशन है, सब कुछ है, आपको छोड़ना है, आप चुपचाप छोड़िए। क्यों आके ये सब चीज़ें बोलनी खुले में? मेरे को ये समझ में नहीं आया। जो उनका रेज़िग्नेशन लेटर है, ठीक है, आपने लिखा, वो पब्लिक में क्यों डाला आपने? ठीक है? और दूसरा, अब हुआ क्या है सर, ऑनलाइन सुबह तक तो काफ़ी उनके लिए सिम्पैथी थी। अब उसके बाद लोग पलट गए हैं। रेज़िग्नेशन लेटर पढ़ा लोगों ने और उनकी जो स्पीच देखी, वो देख के लोग पलट गए हैं अभी। बोल रहे हैं कि भई ऐसा क्यों? ऐसे क्यों बोल के जा रहे हो आप? आप जाओ, अच्छे से जाओ, घर से हर कोई छोड़ के जाता है। अब मैं भैया मेरे को घर पे नहीं रहना, मैं
जा रहा हूँ, मेरे को अब बच्चा हूँ मैं घर का, मेरे को जान दो, मेरे को अपने आप जो करना है करने दो, अपने आप उड़ने दो। बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। तो आप तो हँसी-खुशी जा रहे थे, यहाँ पर ये हँसी-खुशी जाते हुए तो नहीं दिखते सर। नहीं, नहीं, वो एक्चुअल में क्या है कि वो अपने उन प्रशंसकों और सपोर्टर्स को एक रीज़न देना चाहते होंगे कि वो क्यों बीजेपी से 6 साल बाद अलग हुए हैं। उस रीज़न देने के चक्कर में कुछ गलत बयानियाँ कर गए हैं। और क्या कोई ये अपेक्षा कर सकता है कि अन्नामलाई चंडीगढ़ या पंजाब में जाकर के गुरमुखी बोलना शुरू कर देंगे? या उड़ीसा में जाकर के उड़िया बोलना शुरू कर देंगे, या बंगाल में जाकर के बंगाली भाषा में जो है वो बात करना शुरू कर देंगे, बांग्ला भाषा में बात करना शुरू कर देंगे? ये संभव ही नहीं होता है। नरेंद्र मोदी, जहाँ तक मैं जानता हूँ, अंग्रेजी भाषा भी बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार दुभाषीय होते हैं, कई बार जो एकांत क्षण होते हैं डिग्निटीज़ के साथ में, वहाँ तो नहीं होता है कोई। वहाँ वो अंग्रेजी भाषा में बात भी करते हैं, उनकी भी सुनते हैं, अपनी बात भी कहते हैं। हिंदी एक ऐसी भाषा है जो भारत में अधिकांश लोग समझते हैं। जो हिंदी भाषी नहीं है वो भी समझते हैं, क्योंकि जो हिंदी सिनेमा है उसने हिंदी को कम से कम इस लायक तो लैंग्वेज बना दिया है कि उसको दूसरे राज्यों जहाँ हिंदी ना के बराबर बोली जाती है, वहाँ भी लोग समझते हैं। बोल नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, वो एक अलग समस्या है। पर ये भाषा का सवाल खड़ा करना कि साहब नरेंद्र मोदी नहीं जानते या टॉप लीडरशिप नहीं जानती, वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं उस तरीके से, मुझे लगता है कि ये थोड़ा-सा बचकानापन कर गए, ये मैच्योरिटी की बात नहीं है। अलग-अलग प्रदेशों में जब जाते हैं और जो हिंदी भी नहीं समझ पाते हैं, उनके लिए भी दूसरे माइक पर दुभाषिया खड़ा कर दिया जाता है। तो जो मोदी बोलते हैं वो उसको रिपीट कर देते हैं, उनकी लोकल भाषा में काम चल जाता है। और ऐसा हमेशा होता है। विदेशों में भी कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है तो वो हिंदी में ही बोलना पसंद करते हैं। जो दुभाषीय होते हैं वो सामने वाले को बता देते हैं। तो ये कोई रीज़न है नहीं। जी। क्योंकि सर मेरे को देखिए, अब तमिलनाडु जो है एक बड़ा सेंसिटिव सा स्टेट है, ठीक है? अगर बोलते हैं भई साउथ इंडिया में इनको समझ में नहीं आता, कर्नाटका में कितने टाइम से मतलब बीजेपी की सरकार रही है, उसके अंदर कोई डाउट नहीं है। एंड वहाँ यहाँ थोड़ा लीडरशिप की इश्यू है, अदरवाइज़ यहाँ से सरकार हिलना बड़ा मुश्किल है बीजेपी का। तो ठीक है, अब अच्छा है वो कुछ करेंगे। यहाँ पर सर रजनीकांत का रोल क्या है? क्योंकि रजनीकांत के बारे में उन्होंने मेंशन करा और ये कहा कि जब एक बारी वो बीजेपी जॉइन करने वाले थे, उससे पहले भी रजनीकांत ने इनको बोला कि साहब आप हमारे साथ आ जाओ। सुनने में आ रहा है कि पैसे वहाँ से आएँगे और जो पा उनकी रजनीकांत ने एक पार्टी बनाई थी ना? मैं नाम भूल रहा हूँ सर। एमवीके, हाँ, एमएसके। लेकिन वो हाँ, मैंने बनाई सुनने में थी, आया है कि वो लेकिन पार्टी वो के हाथ में जाएगी और ये दोनों अभी वहाँ पे पॉलिटिक्स करेंगे। तो कुछ आपको इसके बारे में कुछ इनसाइट है सर? नहीं, नहीं, अन्नामलाई ने अगर बीजेपी छोड़ी है और वो इस तरह की छोटी-मोटी आरोप तराशी का भी काम कर रहे हैं नासमझी में, तो इसका मतलब ये है कि वो कम से कम रजनीकांत या किसी और के साथ मिलकर के तो नहीं ही काम करेंगे। रजनीकांत इनको अपना लीडर मान करके इनकी पार्टी में रह करके साथ काम करना चाहेंगे, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है, क्योंकि काफ़ी सीनियर और पहले भी वो पार्टी बनाई थी, लेकिन पार्टी फिर उन्होंने भंग भी कर दी। उन्होंने कहा कि मेरे बस का नहीं है। यानी जो एक पॉलिटिशियन में पेशेंस होना चाहिए, जिसकी हम बात कर रहे हैं शुरू से, वो पेशेंस की कमी जो है वो रजनीकांत में भी है। जिस तरह के किरदार निभाते रहे हैं उसके अनुरूप भी उनका जो जो व्यक्तिगत आचरण है या वो भी मेल नहीं खाता है पॉलिटिक्स से। खैर वो जुदा बात हो जाती है, वो तो अभिनय करते हैं वहाँ पर। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो
जितना संयम होना चाहिए, इंतजार किया जाना चाहिए राजनीति में। अब सबसे बड़ा उदाहरण आप बंगाल का लीजिए ना। बंगाल में कितने समय से भारतीय जनता पार्टी संघर्ष कर रही थी। पिछली से पिछली विधानसभा में इनकी केवल 3 सीटें थी, 3 एमएलए थे। 2021 के चुनाव में वो 77 पर पहुंचे और अब तीसरे चुनाव में आकर के पूर्ण बहुमत मिला। काशीराम एक बात कहा करते थे कि अगर आप नई पार्टी बना रहे हो तो नई पार्टी का पहला चुनाव होता है हारने के लिए, दूसरा चुनाव होता है सत्तारूढ़ दल को हरवाने के लिए, और तीसरा चुनाव आपकी किस्मत अच्छी है, पब्लिक का साथ मिल गया है, मुद्दे भी अच्छे हैं, कैंडिडेट भी अच्छे हैं, आपका घोषणा पत्र भी अच्छा है, आपके ऊपर लोगों को भरोसा भी है, तो तीसरा चुनाव है जीतने के लिए और सरकार बनाने के लिए। तो क्या इतना धैर्य आजकल की तांती में है? अब आप देखिए राहुल गांधी को, 2014 हारे, 19 हारे, 24 हारे, लेकिन 2014 हारने के बाद इनको, इनके सलाहकारों को लगा कि तीर तुक्का लग गया है, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बन गई है, 2019 में तो इनकी विदाई हो ही जाएगी, ये चले ही जाएंगे, हम वापस आ जाएंगे। तो ऐसा हुआ नहीं। 2019 में तो 2014 से भी बड़ा जनादेश मोदी जी को मिल गया, 303 सीटें मिल गई। तो इनका धैर्य चुकना शुरू हो गया। और ये एक्चुअल में तब होता है जब आप कुछ ज्यादा ही अधीर होते हैं, आकांक्षी होते हैं और ये सोच लेते हैं कि ये पद तो मेरे बाप दादों तो नहीं, दादी और पड़नाना के पास था, तो मेरे पास भी होना चाहिए। तो 2024 आते आते तो ये गाली गलौज पे उतर आए, चौकीदार चोर, नहीं क्या क्या जो है कहना शुरू कर दिया। और अब 2024 में हारने के बाद तो इनकी हालत क्या है, देश के गृह मंत्री को और प्रधानमंत्री को गद्दार बताना शुरू कर दिया। सर क्या बात कर रहे हो? इलेक्शन कमीशन वाले उनको फोन कर रहे हैं सर, आप ऐसी बातें कर रहे हो? चीफ जस्टिस इंडिया उनको व्हाट्सएप भेज, हाँ, तमाम सूचनाएं मिलनी शुरू हो चुकी है उनको, क्योंकि लोगों को लग रहा है कि अब 2029 में तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। तो ऐसे नॉन सीरियस लोग जब खानदानों की वजह से समझ लीजिए, पोजीशन की वजह से समझ लीजिए, या विरासत में जो राजनीति का पद मिल जाता है उससे समझ लीजिए, जब ऐसे लोग आ जाते हैं तो फिर यही होता है, यही तमाशा होता है। मतलब मैं सोच के परेशान हो गया यार, ये क्या है? इन्होंने ऐसा स्टेटमेंट कैसे दिया भाई कि यार आप मतलब चलो ठीक है, बढ़िया है। आपको कुरुक्षेत्र की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस याद नहीं है, जब ये भारत यात्रा करते हुए पहुंचे थे? इन्होंने कहा था कि राहुल गांधी आप देख रहे हैं, पर राहुल गांधी खत्म हो गया है। खत्म हो गया, याद है। हाँ, ये जो बैठा है ये राहुल गांधी नहीं है, मैंने अपने दिमाग से निकाल दिया। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि क्या पांडवों ने या कौरवों ने जीएसटी लगाया था जो मोदी जी जीएसटी लगा रहे हैं? तो जो आदमी इस तरह की वाहियात बातें कर सकता है, आप अंदाजा लगा लीजिए कि उसका सोच का स्तर क्या है, बुद्धि क्या है, इतिहास क्या है, ज्ञान क्या है, अर्थव्यवस्था, राजनीति के बारे में, आपके जो विदेश नीति है, इन सब के बारे में, रक्षा नीति के बारे में क्या ज्ञान होगा ऐसे लोगों को? क्योंकि सर बड़ा अजीब सा सिचुएशन है। अब आते हैं सर इस पे, ममता बनर्जी पे। एंड मैं एक आपसे सेपरेट डिस्कशन करना चाहूंगा राज्यसभा और लोकसभा की जो सीट्स के बारे में जो बीजेपी कर रही है, बट वो अलग रखते हैं। ममता बनर्जी पे अभी वो जो क्या बोलते हैं विद्रोह हो रहा है, वो तो अलग ही है। ये अभी दिल्ली आ रही है सर। ये दिल्ली किसके लिए आ रही है? क्या करने आ रही है यहाँ पर? कॉकरोच जनता पार्टी के सम्मेलन में भाग लेने के लिए? नहीं, 8 जून को इंडी गठबंधन का
मीटिंग है, हुँ। उसमें भतीजे को भी आना था, ममता बनर्जी को भी आना था। अब ज़रूरत है ना इनको इंडी गठबंधन की, अभी तक तो ये फटकार रही थी सबको, किसी को भाव नहीं दे रही थी, नाक पर मक्खी नहीं बैठने दे रही थी। अब चूँकि वहाँ की जनता ने इनको पैदल कर दिया है, सत्ता विहीन कर दिया है, इनके नीचे से कुर्सी खींच ली है, ऊपर से मुसीबतों का पहाड़ टूटा हुआ है। आज का एक और डेवलपमेंट ये है कि 8 जून को ही सीआईडी ने चूँकि अभिषेक बनर्जी को पूछताछ के लिए बुलाया हुआ है, तो ये हाई कोर्ट गए थे। कोलकाता हाई कोर्ट में आज उस केस की सुनवाई हुई। ये कह रहे थे कि सीआईडी को मैंने कहा था कि 15 दिन बाद का कोई समय दीजिए, तो उन्होंने कहा कि ये जो समन दिया गया है 8 जून का, इसके खिलाफ आप मुझे राहत दीजिए। कोलकाता हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया और ये निर्देश भी जारी कर दिए कि आप सीआईडी के सामने पेश होइए और कोऑपरेट करिए इन्वेस्टिगेशन में। मामला क्या है? फोर्जरी का, फर्जी तरीके से विधायकों के हस्ताक्षर बनाने का और वो लेटर विधानसभा के स्पीकर को भिजवाने का, जिसमें कहा गया था कि सोवन देव चट्टोपाध्याय को नेता प्रतिपक्ष बना दिया जाए, जिसको चैलेंज किया गया है। अब ऋतुव्रत बनर्जी को जो विद्रोही गुट है उसके 60 विधायकों ने अपना नेता बना लिया और स्पीकर को उन्होंने एलओपी भी बना दिया, लीडर ऑफ अपोजिशन भी बना दिया। तो ये सीआईडी को केस सौंप दिया था विधानसभा सचिवालय ने और उसकी एसआईटी गठित हो गई थी, वो गेट कर रही है। अभिषेक बनर्जी आगे आगे भाग रहे हैं, सीआईडी पीछे पीछे। तो ये सीआईडी का सामना करने को तैयार नहीं, क्योंकि इनको अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। तो 8 तारीख को बुआ भतीजा दोनों दिल्ली आ रहे थे इंडी अलायंस की मीटिंग में शामिल होने के लिए। अब मुझे डाउट है इस बात का कि ममता बनर्जी, चूंकि ये तो सीआईडी के सामने पेश होंगे, एक रास्ता अभी है इनके सामने कि ये सुप्रीम कोर्ट जाएं, पर सुप्रीम कोर्ट में भी राहत मिलेगी नहीं, क्योंकि ये फोर्जरी का मामला है और सीआईडी की जांच पड़ताल कर रही है। तो सॉलिड मसला है, तो जमानत मिल या अग्रिम जमानत या राहत मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। सुप्रीम कोर्ट भी कह देगी कि परेशानी क्या है, जाकर के अगर कुछ आपके पास दूसरे तथ्य हैं तो वो सीआईडी को बता दीजिए। तो इनको लग ये रहा है कि कहीं गिरफ्तारी ना हो जाए। तो एक तरफ भतीजा अगर गिरफ्तारी की तलवार उसके सिर पर लटक रही है, तो ममता बनर्जी यहाँ मीटिंग में आएंगी? तो आई डाउट। मुझे लगता है कि अभी इन दोनों का ही आना संभवतः टलेगा। वो तो आ ही नहीं सकते, उनको तो सीआईडी के सामने पेश होना है 8 जून को। क्योंकि सर एक जो बोलते हैं ना, जिस तरह से इनका पूरा खेल चल रहा है, क्या नाम है, तृणमूल कांग्रेस का, इसमें ये जो 3 सबसे बड़ी-बड़ी आंटियाँ थी, क्या नाम है उसका, सागरिका घोष, सायोनी घोष, उसके बाद आपकी महुआ मोइत्रा और क्या नाम है आपकी, ये हाँ 3 थी। उसके बाद महुआ मोइत्रा का कल एक एक टीवी चैनल पे इंटरव्यू आ रहा था, जहाँ तो वो पता नहीं क्या-क्या बोल रही थी, तुम्हारी तो कुछ औकात ही नहीं थी, हमने बनाया तुमको, ये वो, भगाओ यहाँ से, भाग जाओ यहाँ से, ये वो। तो जिस तरह से वो बात कर रही हैं, इसका मतलब ये है कि रियलाइज़ेशन जो बोलते हैं ना कि भई आपसे कहीं पे ठीक है, कुछ गलतियाँ हुई हैं, तो आप ज़रा अपने लोगों को बोलते हो यार ठीक है अभी, जो हमको खेलना है बड़े आराम से खेलेंगे, लेकिन चुप रहो, कोई फालतू की बातें नहीं करनी है आपने। यहाँ तो वो दिखता ही नहीं है सर। हकीकत ये है कि इस समय टीएमसी में जबरदस्त विचलन है। न केवल 80 में से 60 एमएलए टूट चुके हैं, कुछ और एमएलए भी आने की आशंका है। जो संसदीय दल है, जिसमें 28 एमपी लोकसभा में है और 13 राज्यसभा में है, उनमें भी टूट-फूट की पूरी मुहिम चल रही है। अब ये काकोली घोष टूटने वाले दल का नेतृत्व करेंगी
या कोई और करेगा, अभी ये क्लियर नहीं है। जी। लेकिन शुरुआत उनकी तरफ से हो गई है। सौगत राय इनके किसी धरने, प्रदर्शन, मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। बाबुल सुप्रियो हालांकि राज्यसभा में हैं, वो भी इनसे अलग हो चुके हैं। सांसदों की एक मीटिंग बुलाई थी मैडम ने, 5 सांसद उसमें नहीं आए थे और बाद में जो इनका धरना हुआ था, उसमें आदि जी केवल 3 सांसद पहुंचे थे। 42 में से केवल 3 और 80 में से केवल 7 एमएलए पहुंचे थे। तो आप अंदाजा लगाइए कि इस समय पार्टी की सिचुएशन क्या है, ममता बनर्जी की हालत क्या है और अभिषेक बनर्जी की मुसीबतें किस हद तक बढ़ चुकी हैं। कई केस उनके खिलाफ अभी हाल ही में दर्ज हुए हैं, जिसमें अमित शाह को धमकाने वाला मामला वो साइबर पुलिस स्टेशन में दर्ज हुआ है, उसमें गंभीर धाराएं लगी हुई हैं, लोक प्रतिनिधित्व एक्ट की धारा भी लगी है और ये फर्जी सिग्नेचर करने के मामले में भी मामला दर्ज हुआ है। अभी ममता बनर्जी पर भी 2 मामले दर्ज हो चुके हैं। एक सांप्रदायिकता बढ़ाने, एकता अखंडता को डिस्टर्ब करने का मामला है, जो ईद के मौके पर इन्होंने कुछ कह दिया था और एक और मामला दर्ज है। तो दोनों बुआ भतीजों की मुसीबतें जो हैं वो बढ़ती जा रही है। पार्टी भी एक टूट रही है और कानूनी पचड़ों में भी फंस रही है। एक और चीज़ हुई ना, अभी उन्होंने जो ये बांग्लादेश के ऊपर एक जो चीज़ बोली, अ, उसके ऊपर जो वो हिंट कर रही थी कि वो बांग्लादेश में वो ओस्मान हादी वाले जो बंदे हैं, वो इधर पे छुपे हुए हैं, ये है, वो है। अब वो हिंट विंट क्या कर रही थी, उसी में ही उनके ऊपर एफआईआर हो गया कि भाई साहब आप ऐसे कैसे बात कर रहे हो? हाँ, वो सिलीगुड़ी साइबर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ है। हाँ, ये एक्चुअल में आगे चल कर के ये देशद्रोह की धाराएं भी इसमें लग जाएं तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये देश के खिलाफ बोली हैं वो। और अमित शाह का नाम लेकर के कि उन्होंने मुझे फोन किया, कहा कि उस्मान हादी के जो हत्यारे यहाँ से पकड़े गए हैं, अपनी पुलिस से कहो कि उनका नाम उजागर ना करे या ये स्वीकार ना करे कि वो यहाँ से गिरफ्तार हुए हैं, राष्ट्रहित का मामला है, जबकि ऐसा कोई मामला हुआ ही नहीं था। अमित शाह ने उनको फोन किया ही नहीं था। तो एक गलतफहमी क्रिएट करने के लिए, लोगों को भड़काने के लिए, और इससे भी बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश के साथ रिश्ते खराब करने के लिए उन्होंने ये हरकत की है। आप एक जिम्मेदार पद पर हैं, संवैधानिक पद पर हैं, आप शपथ लेती हैं जब अ, राष्ट्रीय एकता अखंडता की और संविधान की आप शपथ लेती हैं और आप इस तरह की हरकत कर सकती हैं, इस तरह के झूठ बोल सकती हैं आप। ये वही एक बड़ा बोलते हैं ना, बड़ा गंदा सा फीलिंग आई कि यार ये मत करो, यू नो बड़ा अजीब सा था। मेरे को तो बड़ा अजीब लगा कि आई डोंट नो सर, मैं जब ऐसी कोई चीज़ देखता हूँ ना, तो कि यार तुम क्या कर रहे हो? अपनी पॉलिटिक्स को इतना ज़मीन पे गिराओगे, उसके बाद क्या मिलेगा तुमको? एनीवेज़ जो भी है। अब कल है सर 6 तारीख को बोल रहे हैं भैया दिल्ली चकाजाम हो जाएगा सर। मतलब मोदी जी एक कोई नीलू व्यास करके कोई एक पत्रकार हैं, उन्होंने तो ये तो बोला कि भई मोदी जी के पास 120 घंटे हैं भागने के लिए। वो अमित शाह साहब को उन्होंने काम पे लगा रखा है कि किधर से भागना है, कहाँ से भागना है, इसकी ज़रा तैयारी पूरी करें, टिकट बनवाएँ, पासपोर्ट ज़रा रेडी कराएँ। तो अमित शाह और जयशंकर सब काम में लगे हुए हैं मोदी जी का पासपोर्ट बनाने में सर। आप ये कॉकरोच जनता पार्टी का जो पूरा प्रोटेस्ट है उसको कैसे देखते हैं सर? क्या करेगी बीजेपी इसको? आपको लगता है कि बिकॉज़ अभी तक इन्होंने परमिशन तो ली नहीं सर, ठीक है जी। अब परमिशन नहीं ली मतलब आप इल्लीगली जाके उल्टे-सीधे काम करोगे। वही वही लगता है कि भैया आप जाके विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश करोगे। देखो जी, हम तो सिर्फ़ प्रोटेस्ट करने आए थे, हमको डंडे मार दिए, ये वो। बेसिकली वही करने की कोशिश करेंगे। तो आपको क्या लगता है अभी बीजेपी किस तरह हैंडल करेगी इसको? आदि जी, आपकी रसोई में जब तिलचट्टे इकट्ठा हो जाते हैं तो आप क्या करते हैं उनका? एक हिट लाते हैं मार्केट से, उनके ऊपर छिड़कते हैं और चारों खाने चित हो जाते हैं।
अगर थोड़ा बहुत कोई जिंदा है, तड़प रहा है, तो आप जूते से उसको काम तमाम कर देते हैं। उठा करके जो कूड़े की आपकी बाल्टी होती है उसमें रख देते हैं, सुबह वो कूड़ा लेने वाली गाड़ी आती है तो उसमें डाल दिया जाता है। यही होगा इनका, और क्या होगा। ये तिलचट्टे हैं, जब तक वो अंधेरे में रहता है, बाहर नहीं निकलता है, तब तक सुरक्षित रहता है। जैसे ही वो प्रकाश में आता है, मारा जाता है। तो इनकी कोई जमीन तो है नहीं, जमीन पर काम तो है नहीं। हवा में जो पैदा होते हैं, जिनकी जड़ें जमीन के अंदर ना हो। देखिए, गमलों में उगे हुए पौधों में और जमीन से जड़ पकड़ करके पैदा हुए पेड़ में, वृक्ष में बहुत डिफरेंस है। जमीन आसमान का अंतर होता है। ये क्यों पैदा किए गए हैं? क्यों लैंड करने जा रहा है ये यहाँ? क्यों? 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव से पहले, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में निहंग भेज दिए गए थे। वो उग्रपंथी तथाकथित सिख किसान भेज दिए गए थे। उन्होंने यहाँ 13 महीने तक तमाशा किया था, और उन लोगों को कहां-कहां से वित्त पोषण हो रहा था? कनाडा, अमेरिका, यूके जी, ऑस्ट्रेलिया जी, कहां-कहां से उनको फंडिंग नहीं हुई। और कौन-कौन ताबेदार बनकर के खड़े थे? जी आप हमें आदेश करिएगा, जो भी सेवा होगी हम आपकी पूरी करेंगे। पानी का टैंकर लगाना हो, ये करना हो, आपकी लैट्रिन का व्यवस्था करना हो, सब करेंगे हम। सरकार आपकी ही है जी, कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। क्यों किया गया था वो तमाशा? 3 कृषि कानूनों में क्या खोट थी? क्यों पंजाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विलेन बना दिया गया, विश्वमन किया गया? क्योंकि इनको डर था कि पंजाब की जनता बदलाव के मूड में है, विकल्प तलाश कर रही है। उनका अकालियों से, कांग्रेस से मोहभंग हो चुका है। एक बड़ी साजिश थी, वो उनकी खालिस्तानियों की भी थी, और अब तो बाद में खुलासे भी हो गए कि 331 करोड़ रुपया अरविंद केजरीवाल ने पन्नू से और उनके संगठनों से लिया था, डोनेशन लिया था। ये ऑन कैमरा पन्नू ने कहा था, तो वो तो चीजें अब कहीं गायब हो नहीं सकती ना। अभी अरविंद केजरीवाल की पंजाब में, दिल्ली में, देश में कोई शक्ल भी देखने को तैयार नहीं है। इनकी अपनी क्रेडिबिलिटी शून्य हो चुकी है। वो कट्टर ईमानदार होने का जो ढोंग पाखंड मीडिया में करते थे, वो बेनकाब हो चुका है। तो इनको लगता है कि जैसे वो निहंग और चरमपंथी किसान और भाषण देने वाले और तलवारें लहराने वालों को 13 महीने यहाँ बुला करके प्रधानमंत्री की छवि खराब की गई थी, तो इस बार तो पंजाब और भी तैयार है। और बंगाल में जो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला है, और लोकसभा चुनाव के बाद से लगातार ये हो रहा है। हरियाणा में सरकार बन गई, महाराष्ट्र में बन गई, दिल्ली में बन गई, बिहार में बन गई, बंगाल में बन गई, एक टेम्पो बना हुआ है। तो पंजाब में भी एक क्योस है फिर से। आम आदमी पार्टी की सरकार ने कुछ करके नहीं दिया। विधानसभा में आज तो डंडे मार रहे थे ना, आपको पता है सर? हाँ आज हाँ, क्या बेरोजगारों के ऊपर। हाँ, तो आज क्या हुआ, वहां पर बच्चे बैठे हुए थे जो अपने नौकरियों के लिए वो मांग कर रहे थे, उनको डंडे मार मार के भगाया इन्होंने आज। हाँ हाँ, वो ITI के स्टूडेंट थे, उनके ऊपर लाठी चार्ज किया गया है। तो बहरहाल मैं ये कह रहा था कि पंजाब में भी भारतीय जनता पार्टी इस बार अच्छा चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। रवनीत सिंह बिट्टू को राज्यसभा ना भेज करके केंद्रीय मंत्रिपरिषद से मुक्त करके पूरी तरीके से पंजाब में लगाने का फैसला किया गया है। वहां अभी प्रदेश अध्यक्ष भी बदला है, ढिल्लन को, जो पुराने कांग्रेसी हैं,
उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, रवनीत बिट्टू को आगे किया जाएगा, बाकी की लीडरशिप ऑलरेडी है, तो पंजाब को सीरियसली लड़ने की तैयारी हो रही है। ये जितने तिलचट्टे पिछले कुछ दिनों से शोर मचा रहे हैं ना ये सोशल मीडिया मंचों पर, और जिस तरीके से कवर फायर देने वाले कौन नीलू व्यास, पीलू व्यास, ये सब जितने भी हैं, ये इनके जो एक माहौल बनाने वाले नहीं होते हैं, तो ये माहौल बनाने वाले हैं। तो ये कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को डराया जाए, बताया जाए कि बहुत बड़ी क्रांति होने वाली है इस देश में, नेपाल हो जाएगा, बांग्लादेश हो जाएगा, श्रीलंका हो जाएगा। तो अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है, लैंड करेगा सुबह, उसके बाद अमित शाह देखेंगे उनको और इनको भी। वही है सर, देखते हैं क्या होता है, क्योंकि बड़ा इंटरेस्टिंग, कल मैंने कुछ भी प्लान नहीं करा है, क्योंकि मेरे को लगता है कुछ ना कुछ ये या तो ये पूरी तरह से फ्लॉप होएगा या तो मतलब वो जैसे वो हिदमा हिदमा करके रोएंगे और उसके बाद फिर डंडे पड़ेंगे, फिर ये जेल जाएंगे, फिर रोते रहेंगे और कुछ नहीं है। ऐसी मैंने कुछ बता हुआ है, दिया तिलचट्टों का क्या इलाज होता है, वही होगा। वही होगा। थैंक यू सर, आपके समय के लिए और आपके विश्लेषण के लिए। बड़ी सारी चीजें आपने क्लियरली बताई हैं और हमेशा आपसे बात करके कुछ नया सीखने को मिलता है। ऑडियंस से भी रिक्वेस्ट है, सर के चैनल को, हमारे चैनल को, दोनों को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, फॉलो करिए और सपोर्ट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।